नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि जिस ईरान को बर्बाद करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप निकले थे, अब लगता है कि उनका पैर उसी ईरान के तेल पर फिसल गया है और इसीलिए वो एक बार फिर पूरी दुनिया को चौंकाने वाला फैसला ले सकते हैं। तो रहिए हमारे साथ, आपको हम बताएंगे कैसे उनका ये नया फैसला ईरान के तेल की सेल से जुड़ा हुआ है। ईरान को पूरी तरह से अलग थलग करने और हर चीज के लिए मोहताज बनाने की कोशिश करने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब खुद ईरान के तेल से प्रतिबंध हटा सकते हैं और तेल की सेल करने की अनुमति दे सकते हैं। एक और चौंकाने वाला ट्रंप डिसीजन। अब सवाल यह है कि जब ट्रंप खुद ईरान के तेल की बिक्री के लिए तैयार है तो वो ईरान से युद्ध क्यों लड़ रहे हैं? क्या वाकई ईरान ने ट्रंप को ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया है या ट्रंप अपने ही फैसलों की फांस में फंस चुके हैं? हम भी जब ये पहली बार हमने खबर सुनी तो हम सब हैरान रह गए कि इस युद्ध के बीच में जब एक एक करके वो ईरान के सभी नेताओं को मार रहे हैं, लगातार युद्ध हो रहा है और ईरान खाड़ी के देशों पर, इजराइल पर लगातार जवाबी हमले कर रहा है, इन सब के बीच ईरान के तेल पर नरम आखिर कैसे डोनाल्ड ट्रंप पड़ सकते हैं? तो फिर ये चौंकाने वाला उनका फैसला और उस फैसले के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको बताएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे ईरान ने खून का बदला खून से लेने की कसम खाने के बाद तेल का बदला तेल से लेना शुरू कर दिया है। अब अमेरिका और इजराइल उसके तेल के कुओं पर हमले कर रहे हैं, तब इसका जवाब देने के लिए ईरान, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन, इन मुस्लिम देशों में तेल के भंडार पर मिसाइल और ड्रोन से प्रहार कर रहा है और उनमें आग लगा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये देश एक दूसरे के तेल के कुएं जला डालेंगे। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में वर्ल्ड वॉर से पहले ही तेल और गैस के लिए हाहाकार मच जाएगा। इसके बाद आपको बताएंगे कि जब रमजान के पवित्र महीने में दुनिया के तमाम मुसलमान रोजे रख रहे थे, तब मुस्लिम देश रोज एक दूसरे पर मिसाइल दाग रहे थे। ईरान लगातार सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत पर मिसाइलें बरसा रहा था, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी एक दूसरे के नागरिकों की हत्याएं कर रहे थे। और अब जब कल सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर जैसे देश ईद मना रहे होंगे, तब ईरान ने उन्हें ईदी के बजाय मिसाइलों की खेप भेजने की तैयारी कर ली है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अभी तो ईरान ने अपनी शक्ति का मात्र एक अंश इस्तेमाल किया है, अंजाम और भी भयानक हो सकता है। आखिर में आपको बताएंगे कि क्या अब ईरान, अमेरिका और इजराइल के नेताओं को डायरेक्ट हिट करने की ईरान कोशिश कर रहा है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में 2 अज्ञात ड्रोन्स देखे जाने की खबर है और ये वो इलाका है जहां अमेरिका का सैन्य बेस है और यहीं ट्रंप के 2 बहुत ताकतवर मंत्री रहते हैं, जिनमें रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ है, जिन्होंने कहा कि आज ईरान पर लार्जेस्ट स्ट्राइक पैकेज यानी सबसे बड़ा हमला होगा। लेकिन उस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जो हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि लगातार हमने कहा ना, तेल के बदले तेल, ये वाली स्ट्रैटेजी पर अब मामला शुरू हो चुका है। इजराइल के हाइफा में तेल रिफाइनरी पर ईरान का बड़ा हमला, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हमले से रिफाइनरी में नुकसान की खबर है। इसी तरह अगर आप देखिए तो जो पूरी स्ट्रैटेजी अब ईरान की दिख रही है, जब से उनके पार्स ऑयल रिफाइनरी पर यह हमला हुआ है, उसके बाद से वो अब लगातार खाड़ी के देशों और अब तो इजराइल में उन्होंने हाइफा में तेल रिफाइनरी पर हमला कर दिया है। लेकिन सवाल यही है कि इनकी आपस की लड़ाई में तेल के जो तमाम बड़े भंडार हैं, रिफाइनरीज हैं, डिपोज हैं, एलपीजी का जो पूरा रास्ता है, ये सब बाधित हो रहे हैं और इस युद्ध की वजह से, जिसमें ये देश शामिल है, पूरे विश्व में हाहाकार की स्थिति बन जाएगी। इजराइल के हाइफा में ये तेल रिफाइनरी पर ईरान का बड़ा हमला है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट पर लगातार ईरान जिस तरह से अन्य देशों के जहाजों को रोक रहा है, इसको लेकर 6 देशों ने मिलकर एक बड़ा बयान जारी किया है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर 6 देशों का साझा बयान सामने आया है और ये 6 देश साफ साफ कह रहे हैं कि जो ये नीति चल रही है ईरान के हमले की जहाजों पर, उसकी उन्होंने निंदा की और कहा है कि आखिर यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब साझा बयान दे रहे हैं कि आप दूसरे देशों का, हमने आपको बहुत पहले दिखाई थी तस्वीरें जब शुरुआत हुआ था हॉर्मुज स्ट्रेट पर ये पूरा खेल, कैसे थाईलैंड के शिप पर उन्होंने हमला कर दिया।
कैसे अन्य अन्य देश जो वहां से गुजर रहे हैं अपने जहाज लेकर, उनको रोका जा रहा है, उन पर हमले हो रहे हैं। अब इस पर हॉर्मुज में हमले तत्काल बंद करे ईरान। ये 6 देशों ने इस पर साझा बयान दिया है और इस साझा बयान में तमाम देश शामिल हैं, जिसमें चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, ऐसे तमाम देश खुलकर ईरान की निंदा इस मुद्दे पर कर रहे हैं। लेकिन आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम इन तस्वीरों से करना चाहते हैं जो दक्षिणी लेबनान से आई हैं, और इससे आप ये समझ पाएंगे कि पत्रकारों के लिए युद्ध में रिपोर्टिंग करना आसान नहीं होता। दिखाते हैं आपको। आज दक्षिणी लेबनान के एक हमले में रशिया के सरकारी मीडिया RT TV के रिपोर्टर बुरी तरह से घायल हो गए हैं। दावा है कि ये मिसाइल, ये RT का दावा है जो कि रशिया टुडे एक चैनल है, उसी के हवाले से ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। दावा है कि ये मिसाइल हमला इजराइल डिफेंस फोर्स ने किया था और इस दौरान वहां जो मंजर दिखा वो डरा देने वाला था। देखिए, तो ये रशिया टुडे का दावा है कि पत्रकार को क्या जानबूझकर इस तरह से टारगेट किया जा रहा है। IDF का ये वहां पर हमला था जो बिल्कुल ठीक उसी जगह पर मौजूद थे, और लेबनान में बेरूत की तस्वीरें हमने आपको बीते दिन भी दिखाई थी। अब आइए, पूरी दुनिया युद्ध की लाइव कवरेज तो देखना चाहती है, लेकिन इस युद्ध में पत्रकार किस तरह के खतरों के बीच काम करते हैं इन तस्वीरों से पता चलता है। पिछले 1.5 साल में गाजा, यूक्रेन और ईरान के युद्ध में अब तक 270 पत्रकार रिपोर्टिंग करते हुए मारे जा चुके हैं, और इन पत्रकारों की बात करने वाला कोई नहीं है। लेकिन हमने ये वीडियो आपको सबसे पहले सिर्फ इसलिए दिखाया ताकि आप युद्ध की कवरेज देखते हुए ये भी याद रखें कि इसके पीछे जो वहां पर पत्रकार पहुंचे हुए हैं, उनकी मौत अक्सर हेडलाइन नहीं बनती है, गुमनाम ये लोग रह जाते हैं, लेकिन उनकी भी बात पूरे विश्व को पता चलनी चाहिए। अब देखिए, इन हमलों के बीच आज की सबसे बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान का जो कच्चा तेल समुद्री जहाजों में लादा जा चुका है, उस तेल के निर्यात पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को अब कुछ वक्त के लिए हटाया जा सकता है। आपने सही सुना है, माना जा रहा है कि अभी तक अमेरिका की जो स्थिति थी ईरान के तेल पर, जो उन्होंने भारी सैंक्शंस उन पर लगाए हुए थे, उससे वो पीछे हटते हुए देख रहे हैं। लेकिन ये फ्लोटिंग ऑयल की बात हो रही है। बहुत सारे लोग इस फैसले को ईरान की जीत, अमेरिका की हार भी बता रहे हैं। हम पूरी खबर आपको समझाते हैं। ये भी कह रहे हैं कि इस फैसले को अमेरिका का सरेंडर माना जाएगा। लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या वाकई में ये ईरान की जीत है, और क्या अमेरिका ने ईरान के तेल पर सेल का बोर्ड लगाकर अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने फॉक्स न्यूज को दिया एक इंटरव्यू, और इंटरव्यू में कहा कि आने वाले दिनों में अमेरिका समुद्र में मौजूद ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंध को हटा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो तेल समुद्री जहाजों में लादा जा चुका है, जो पहुंच चुका है समुद्र में जहाज पर, उस कच्चे तेल को ईरान अब किसी भी देश को बेच सकता है। इसे अंग्रेजी में सैंक्शंस रिवर्सल भी कहते हैं, जिसमें पहले से लागू प्रतिबंधों को निष्क्रिय बना दिया जाता है। लेकिन जितने भी लोग आजकल डोनाल्ड ट्रंप को देख रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि टैरिफ लगाना, टैरिफ हटाना, प्रतिबंध लगाना, फिर सैंक्शंस हटाना, ये उनके काम करने का एक तरीका बन चुका है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ पॉलिसी चेंज वो करते रहे। बहरहाल, अब देखिए, अब तक इन प्रतिबंधों के कारण ईरान इस कच्चा तेल का 90% हिस्सा किसको बेच रहा था? अकेले चाइना को। जी हाँ, बहुत लोग ये नहीं जान रहे थे। इस युद्ध के बीच आपको पता है तेल का कैसा खेल ईरान और चाइना के बीच में चल रहा है। 90% अपना तेल कम कीमतों पर चाइना को बेच रहा था ईरान। जो दूसरे देश ईरान से कच्चा तेल खरीदना भी चाहते थे, वो अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब स्कॉट बेसेंट के बयान के मुताबिक आने वाले दिनों में ईरान दुनिया की जिस देश को चाहे उसे अपना कच्चा तेल बेच पाएगा। जाहिर तौर पर ईरान के लिए बड़ी जीत के तौर पर तो इसे देखा ही जाएगा। वो जिसे भी चाहे, जो समुद्र में तेल आ चुका है, उसे बेच सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये झटका चाइना के लिए भी हो सकता है। हालांकि इसमें एक शर्त शामिल होगी। शर्त यह है कि किसी तेल पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जाएगा, तो जो वही तेल पर हटाया जाएगा जो तेल समुद्री जहाजों में लादा जा चुका है, यानी नया तेल ले जाकर ईरान नहीं, लेकिन जो जहाजों पर मौजूद है, ऑलरेडी वहां पर लादा जा चुका है, वो तेल वो किसी को भी बेच सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान का 14 करोड़ बैरल कच्चा तेल अभी समुद्री जहाजों में लदा हुआ है। यह तेल 10 से 14 दिनों की सप्लाई के बराबर है। अमेरिकी प्रतिबंधों के हटने के बाद अगर भारत चाहे तो वो भी ईरान से ये कच्चा तेल खरीद पाएगा। यहां अमेरिका ये कह रहा है कि इन प्रतिबंधों को हटाकर उसने सरेंडर नहीं किया है, बल्कि ऐसा करके अमेरिका ईरान के तेल को ईरान के खिलाफ ही इस्तेमाल कर रहा है। अब तक हो यह रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके ईरान कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ा रहा था।
कीमतें बढ़ने से ईरान का कच्चा तेल ऊंची कीमतों पर बिक रहा था और उससे ज्यादा फायदा हो रहा था उसे। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जब कई देशों के जहाज पर्शियन गल्फ में फंसे हुए हैं, तब ईरान के कई जहाजों से कच्चे तेल की आपूर्ति जारी रही है। और क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादा हैं, इसीलिए इन कीमतों का ईरान ने फायदा उठाया। लेकिन अब इन प्रतिबंधों को हटाने से न सिर्फ कच्चे तेल की कीमतें कम होंगी, बल्कि इससे सप्लाई शॉक भी कम हो जाएगा। और ईरान ने कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर दबाव बनाया हुआ है, वो दबाव कम होगा। अब तकनीकी रूप से अमेरिका की ये बात सही भी है, लेकिन हमारा सवाल यह है कि अगर अमेरिका को ईरान के तेल से कुछ प्रतिबंध हटाने ही थे तो पहले क्यों नहीं किया? पहले तो बड़ी बड़ी बातें करके ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई समझौता नहीं होगा और उसे बिना शर्त सरेंडर करना होगा। दुनिया ने ये भी, अगर आप देखिए तो पूरी दुनिया ने ये सोचा कि अमेरिका इस युद्ध में फायदा नुकसान नहीं देख रहा है, बल्कि वो ये युद्ध जीतने के लिए लड़ रहा है। लेकिन जब अमेरिका खुद ईरान के तेल पर लगे कुछ प्रतिबंधों को शर्तों के साथ हटाने की कहता है, तो यहां वो नैतिक रूप से हारता हुआ दिखता है। यह हार वैसी ही है जैसे रशिया के कच्चे तेल को लेकर अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगाए और भारत पर भी इसके लिए 50% टैरिफ लगा दिया। और जब मैंने खुद ये सवाल व्लादिमीर पुतिन के सामने रखा कि वो भारत पर इतने टैरिफ लगाता है, तो वो उन्होंने कहा कि उनसे फिर पूछिए कि वो तो न्यूक्लियर एनर्जी हमसे खरीदते हैं। यानी अमेरिका न्यूक्लियर एनर्जी रशिया से खुद खरीदता है और भारत पर पेट्रोल खरीदने के लिए, कच्चा तेल खरीदने के लिए वो टैरिफ बढ़ा रहा था। लेकिन पिछले हफ्ते अमेरिका ने दुनिया के सभी देशों को रशिया से कच्चा तेल खरीदने की इजाजत दी थी और द गार्डियन के मुताबिक अब रशिया इन प्रतिबंधों के हटने से हर दिन अतिरिक्त 2000 करोड़ रुपए ज्यादा कमा रहा है। क्या अब ये पैसा रशिया यूक्रेन युद्ध में खर्च नहीं करेगा? और अगर करेगा तो ये अमेरिका की बड़ी हार नहीं होगी? अमेरिका चाहे गुणा गणित लगा ले, लेकिन उसे अपने फायदे के लिए जो सही लगता है वो करता है और ईरान के मामले में भी वो यही कर रहा है। तकनीकी रूप से भले ही कच्चे तेल की कीमतें कम हो जाएं, ईरान को कम कीमतों पर कच्चा तेल बेचना पड़े, लेकिन नैतिक रूप से ये अमेरिका की हार होगी। और हम तो ये कहेंगे कि अगर प्रतिबंध हटाने ही थे तो युद्ध करने की क्या जरूरत थी? ये तो पहले भी किया जा सकता था। अमेरिका ये प्रतिबंध इसलिए भी हटा सकता है क्योंकि दुनिया में कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कीमतों में अब तक का सबसे बड़ा उछाल आया है। इजराइल ने जिस तरह ईरान की गैस फील्ड पर हमला किया और जवाब में ईरान ने जिस तरह कतर, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन की ऑयल रिफाइनरीज गैस फील्ड को निशाना बनाया, और अभी अभी आपने खबर देखी कैसे हाइफा में उन्होंने इजराइल की ऑयल रिफाइनरी पर हमला कर दिया। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार पूरी तरह से हिल गया है। गैस के बदले गैस और तेल के बदले तेल की इस जंग ने आज ही एक दिन में, आप देखिए, आज में एक बैरल कच्चे तेल की कीमत को ब्रेंट क्रूड इंडेक्स में $113 पर पहुंचा दिया और इसमें 5.1% की वृद्धि हुई, जबकि WTI इंडेक्स में भी प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत $97 पहुंच गई है। अगर भारत की बात करें तो इंडियन बास्केट में एक बैरल कच्चे तेल की कीमत $146 है और ये कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि हम कई तरह के कच्चे तेल को खरीदकर उससे पेट्रोल और डीजल बनाते हैं। कच्चे तेल की कीमतों में आए इस उछाल से दुनिया भर के शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट आई है। इनमें भी सेंसेक्स 2497 पॉइंट्स कमजोर हुआ है, निफ्टी 776 पॉइंट और लगभग दोनों में ही 3.2526% की गिरावट दर्ज की गई। आपको पता है इसमें निवेशकों के लगभग 14 लाख करोड़ रुपए आज डूब गए, स्वाहा हो गया। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपया भी आज ऐतिहासिक रूप से कमजोर हो गया है। एक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत ₹92.62 हो गई और गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि आने वाले दिनों में डॉलर के मुकाबले रुपए की यही कीमत ₹95 तक जा सकती है। अब तक जो युद्ध लड़ा जा रहा था वो मिलिट्री वॉर था, लेकिन अब जो युद्ध लड़ा जा रहा है वो एनर्जी वॉर है और ईरान का आरोप है कि इस एनर्जी वॉर को उसने नहीं बल्कि इजराइल और अमेरिका ने शुरू किया है। 18 मार्च को इजराइल ने इस युद्ध में पहली बार ईरान की सबसे बड़ी जो गैस फील्ड है उस पर हवाई हमला किया। इस हमले की जो तस्वीरें आई वो ये बताने के लिए काफी थी कि इजराइल ईरान की इस गैस फील्ड को बर्बाद करना चाहता था। इजराइल ने यह भी तब किया जब इस बात की पूरी आशंका थी कि अगर वो ईरान की गैस फील्ड को निशाना बनाएगा तो ईरान भी कतर, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान की ऑयल रिफाइनरीज, गैस फील्ड्स पर हमले करेगा।
खुला लाइसेंस उसे मिल जाएगा। और यही देश नहीं, उसने इजराइल के हाइफा में भी ऑयल रिफाइनरी पर हमला कर दिया है। इतना बड़ा खतरा होते हुए भी इजराइल ने जोखिम उठाया और अब मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में खून के बदले खून की जगह तेल के बदले तेल और गैस के बदले गैस की नई जंग शुरू हो गई है। दुनिया के सभी 800 करोड़ लोगों पर भयंकर असर डालने वाली ये खबर है। आप तस्वीरें देखिए कि कल कैसे इजराइल ने ईरान की गैस फील्ड पर हवाई हमले किए और यहीं से ये जो पूरा ऊर्जा युद्ध छिड़ा है ना, एनर्जी वॉर, वो यहीं से शुरू हुआ। इस हमले में इजराइल ने ईरान की जिस गैस फील्ड पर बारूद बरसाया, वो गैस फील्ड ईरान के लिए बहुत मायने रखती है। ईरान के लिए कहा जाता है कि वो एक बार के लिए अपने शीर्ष नेताओं के बिना इस युद्ध को लड़ सकता है, लेकिन इस गैस फील्ड के बिना वो कुछ नहीं है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर भी इसे दिखाती हूं कि आखिर ये जो पार्स उनका ऑयल फील्ड था, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों, इतना बड़ा क्यों है ईरान के लिए। पर्शियन गल्फ में इस जगह पर नेचुरल गैस का सबसे बड़ा भंडार है जो 2 देशों में बटा हुआ है। इसमें जो नॉर्थ डोम गैस फील्ड है वो कतर के पास है और जो साउथ पार्स गैस फील्ड है वो ईरान के पास है। जूम इन करके दिखा दीजिए। ये वाला आप हिस्सा देख रहे हैं, इधर फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो इधर आप देख रहे हैं यहां पर, और यहीं पर अगर आप देखिए तो इजराइल का हमला हुआ है जहां पर साउथ पार्स गैस फील्ड ईरान का है और ये जो इधर का हिस्सा है वो कतर का है, जो कि नॉर्थ डोम गैस फील्ड कहा जाता है। अब ऐसी जगह पर जहां से आप समझ लीजिए कि उसका सबसे बड़ा भंडार आता है, वहां पर इस तरह का हमला ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका था और यह माना ही जा रहा था कि इसके बाद वो रिटेलिएट करेगा। अब इस पूरे इलाके में 1800 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस का भंडार है। 1800 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस का भंडार है, जिसकी वजह से ये दुनिया की 13 साल की गैस जरूरतें यहां से पूरी हो सकती हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरा आप इलाका देख रहे हैं, देखिए ये सऊदी अरब है, ये कतर है, यहां पर यूएई है और ऊपर ईरान। यहीं पर ये कुल मिलाकर ये फील्ड है जो गैस फील्ड आप कह सकते हैं, साउथ पार्स गैस फील्ड। अगर 13 साल की गैस जरूरतें पूरी दुनिया की यहां से पूरी हो सकती हैं, तो आप समझिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बड़ा एसेट है ये ईरान के लिए। साल 1971 में जब कतर को ये गैस भंडार मिला, तब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक इसे कतर और ईरान में उसी वक्त बांट दिया गया था 2 हिस्से में, जिसमें साउथ पार्स गैस फील्ड में 6000 वर्ग किलोमीटर का जहां पर इजराइल का हमला हुआ है वही क्षेत्र है जो ईरान को मिला, और नॉर्थ डोम गैस शील्ड जो 3700 वर्ग किलोमीटर का एरिया है वो कतर को मिला। अब आप सोचिए कि इसको दोनों देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बांट दिया गया। अब क्योंकि ये गैस फील्ड साझा रूप से कतर और ईरान दोनों के पास है, इसीलिए किसी ने नहीं सोचा था कि इजराइल ईरान की इस गैस फील्ड पर हमला करके दुनिया को एक नए ऊर्जा संकट में डालेगा। सभी ने सोचा कि चूंकि जॉइंट है तो वो कतर को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने यहां पर अटैक कर दिया है। यानी इजराइल ने ऐसा किया है, और क्यों किया उसके लिए आपको ये आंकड़े देखने होंगे। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक अमेरिका और रशिया के बाद नेचुरल गैस का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो वो देश ईरान है, 3रे नंबर पर। जूम इन करके दिखा दीजिए। सबसे ऊपर है अमेरिका, जिसमें आप देख रहे हैं 1.02 ट्रिलियन, 617 बिलियन रशिया, 263। 3रे नंबर पर ईरान है नेचुरल गैस के मामले में, और इसीलिए ये क्यूबिक मीटर के कर्टसी से हम ये जानकारी आपको देख रहे हैं। तो गैस उत्पादन के मामले में अगर ईरान 3रे नंबर पर है, ईरान पर हर साल ईरान 263 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस का उत्पादन करता है, और इसी वजह से इनमें भी जो 70%, आप सोचिए 3रे नंबर पर वो पूरे विश्व में है,
लेकिन जितना भी उत्पादन वो गैस का करता है उसमें भी 70% नेचुरल गैस अकेले इसी साउथ पार्स की गैस फील्ड से आती है, यानी वही इलाका जहां इजराइल ने हमला कर दिया। अब ईरान नेचुरल गैस का जितना भी उत्पादन करता है उनमें से 94% गैस की खपत खुद ईरान के लोग ही कर लेते हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल ने इसी वजह से इस गैस फील्ड को निशाना बनाया ताकि ईरान में नेचुरल गैस का एक संकट पैदा हो जाए। किसी तरीके से ईरान को संकट में धकेला जाए ताकि वो कॉम्प्रोमाइज करे। आप अभी हमारे देश में सिलेंडर के लिए लाइनें देख रहे होंगे, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि ईरान में सबसे ज्यादा गैस का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए ही होता है। जो इंडस्ट्री है, अलग जगह है, उनसे कहीं ज्यादा घरों में 77% गैस सिर्फ रेसिडेंशियल और कमर्शियल सेक्टर में इस्तेमाल होती है, और ये गैस ईरान के साउथ पार्स भंडार से आती है। अब अगर इजराइल के हमलों से साउथ पार्स में गैस का उत्पादन रुकता है तो ईरान में खाद्य से लेकर खाने पीने की चीज, रसोई गैस, साफ पानी, हर चीज का एक संकट पैदा हो जाएगा। इससे युद्ध का सीधा असर ईरान के आम लोगों के जीवन पर पड़ेगा। भुखमरी बढ़ेगी, काम धंधे बंद होंगे, लोगों को रसोई गैस की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। अब यही है इजराइल और अमेरिका की स्ट्रैटेजी कि ईरान के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा की जाए जहां पर लोग वहां पर तड़प उठे और ईरान कॉम्प्रोमाइज करने को मजबूर हो जाए, क्योंकि ईरान अभी तक जो तेवर दिख रहे हैं उसमें साफ संकेत है कि ईरान झुकेगा नहीं। जब इतनी मार पड़ेगी तो ईरान के लोग युद्ध रोकने के लिए खुद सड़कों पर उतरेंगे, ये इस वक्त इजराइल और अमेरिका मान रहा है। सरकार पर दबाव बनाएंगे, मान रहा है अमेरिका, आम लोग ईरान के, कि वो युद्ध से पहले उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करें। ऐसा हो इसलिए इजराइल ने ईरान की इस गैस फील्ड को निशाना बनाया है। एक और कारण यह हो सकता है कि इजराइल ईरान को पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहता है। उसने ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म कर दिया, उसने सैन्य ठिकाने तबाह किए, उसने परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए, उसके ऑयल डिपोज को निशाना बनाया, उसके मिसाइल ठिकानों पर हमले किए। इसके बाद ईरान के पास जो सबसे बड़ी चीज बची थी वो गैस फील्ड, पार्स गैस फील्ड, उस पर भी हमला कर दिया। इजराइल ने बम बरसाकर यह बताने की कोशिश की है कि वो ईरान को ऐसी हालत में पहुंचाना चाहता है जहां से उसे कम बैक करने में 1-2 नहीं बल्कि एक पूरी सदी लग जाए। लेकिन यहां एक सवाल यह भी है कि आखिर ईरान को यह नुकसान किस कीमत पर पहुंचाया जा रहा है। इजराइल ने ईरान की गैस फील्ड पर हमला करके न सिर्फ कतर, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन की ऑयल रिफाइनरीज, गैस फील्ड्स को खतरे में डाल दिया, बल्कि खुद भी देखिए हाइफा में इजराइल में हमला हो गया ऑयल रिफाइनरी पर। दुनिया को होने वाले कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति खतरे में आएगी, यह भी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने कतर की नॉर्थ डोम गैस फील्ड पर हमले किए हैं। इनमें भी कतर के रास लाफान एलएनजी प्लांट पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया, जिसे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी प्लांट माना जाता है। ये क्या हो रहा है? ये किस तरफ जा रहा है? ये संकेत साफ है कि आप ईरान को बार बार अटैक करके अगर ये सोच रहे हैं कि आप सिर्फ उनके पार्स, गैस फील्ड या अन्य जगहों पर हमले करके ईरान का दम घोटने में कामयाब हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वक्त की बात है, धीरे धीरे इसका असर पूरे विश्व पर पड़ेगा। इस हफ्ते भारत के जो 2 समुद्री जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करके 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी भारत लेकर आए थे, वो एलपीजी कतर ने ही इस प्लांट से भारत को निर्यात की थी। अब उस पर हमला हो गया है। कतर से भारत 43% एलएनजी, 25% एलपीजी का आयात करता है। दुनिया को भी 20% गैस की आपूर्ति कतर से ही होती है। लेकिन अब यहां से आपकी रसोई गैस एलएनजी आ रही थी, वही देश ईरान के सीधे निशाने पर आ गया है, और ईरान ने बदला लेने के लिए कतर की नॉर्थ गैस फील्ड पर अब तक के सबसे बड़े हमले कर दिए हैं। देखिए, अब आप समझ रहे हैं किस तरह की भयावह स्थिति बन रही है। इजराइल ने ईरान के पार्स गैस फील्ड पर हमला किया, और जिस गैस फील्ड को
मतलब एक तरह से एक साथ कतर और ईरान के बीच में बटा हुआ था। अब ईरान ने कतर वाले हिस्से पर हमला कर दिया है। कतर में दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी प्लांट पर हमला करके ईरान ने दुनिया को एक बड़े ऊर्जा संकट की तरफ धकेल दिया है। यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन आपको शायद यकीन ना हो कि इस तरह के एलएनजी प्लांट काफी संवेदनशील होते हैं। अगर इन्हें किसी हमले में 30 से 40% भी नुकसान पहुंचे तो ऐसे एलएनजी प्लांट को दोबारा से चलाने में कम से कम 2 साल लग जाते हैं। 2003 के युद्ध में जब इराक के ऊर्जा ढांचों पर हमले हुए तब उसे इनकी मरम्मत करने में 2 से 3 साल लग गए थे। और यहां भी बड़ा सवाल यही है कि अगर ईरान इन हमलों को जारी रखता है और कतर समेत बाकी देशों के कच्चे तेल गैस के प्लांट क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो ये संकट कुछ हफ्ते या कुछ महीने नहीं बल्कि 2 साल से ज्यादा तक चल सकता है। और 2 साल का मतलब आप समझ लीजिए, 2 सालों में कच्चे तेल, नेचुरल गैस की जो प्राइसेस हैं, कीमतें हैं, आसमान पर पहुंच जाएंगी, महंगाई बढ़ेगी, लोगों की खपत कम होगी, अर्थव्यवस्था धीमी होगी। सबसे बड़ी बात, नेचुरल गैस की कमी हुई तो खाद का संकट पैदा होगा, खाद नहीं मिली तो फसलों की पैदावार घटेगी और ऐसे में फूड क्राइसिस भी हो सकता है। और ये सभी वही देश हैं, अभी कुछ दिनों पहले की बात है ना, आपने देखा होगा डावोस में पहुंचकर सब विश्व को बहुत तेजी से आगे ले जाना है, अर्थव्यवस्थाओं को आगे ले जाना है, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ये सभी राष्ट्राध्यक्ष पहुंचकर, और अब आपस में एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन बरसा रहे हैं, तेल के, गैस के संवेदनशील ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। लेकिन इन बातों के बारे में ना तो इजराइल, अमेरिका सोच रहे हैं, ना ईरान को इसकी चिंता है। ईरान अगर आप देखें तो आंख के बदले आंख की तरह, एन आई फॉर एन आई जिसको कहते हैं, गैस के बदले गैस और तेल के बदले तेल का युद्ध लड़ना चाहता है। एनर्जी वॉर छिड़ गया है। आज कतर ने ईरान के राजनयिकों को अपने देश से बाहर निकाल दिया कतर, लेकिन इसके बावजूद ईरान के हमले नहीं रुके। ईरान ने कतर को भी निशाना बनाया, यूएई और सऊदी अरब पर भी मिसाइलें दागी। इनमें भी यूएई के अबू धाबी में जो शाह गैस फील्ड है उसे ईरान के ड्रोन हमलों के कारण बंद करना पड़ा, जैसे आमादा हो एक दूसरे की तबाही के लिए। ये वही गैस फील्ड है जहां हर दिन 1.2 बिलियन क्यूबिक फीट गैस का उत्पादन होता है। यूएई की 20% गैस इसी प्लांट से आती है। इसके अलावा फसलों की खाद में इस्तेमाल होने वाला दुनिया का 5% सल्फर इसी प्लांट से दुनिया को मिलता है। लेकिन अब ईरान के हमलों के कारण इसे भी बंद कर दिया गया है। तो एक पूरा चेन छिड़ गया है, पूरी दुनिया बस देख रही है। ईरान पर इजराइल और अमेरिका हमला कर रहे हैं, वो उसके संवेदनशील जगहों पर, गैस फील्ड पर हमला कर रहे हैं। ईरान बदला लेने के लिए खाड़ी देशों के गैस फील्ड्स और ऑयल रिफाइनरीज पर हमले कर रहा है, और हम और आप और पूरी दुनिया ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ रही है। आप खुद देखिए कि आज यूएई, सऊदी अरब, बहरीन की ऑयल रिफाइनरीज और गैस फील्ड पर ईरान ने कैसे हमले किए। ये सिर्फ धुएं का गुबार नहीं है, ये आने वाले वक्त में ऊर्जा का हाहाकार है जो हम और आप देख रहे हैं। और इन देशों के युद्ध में कैसे पूरा विश्व एक बड़े संकट की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। ईरान कह रहा है कि दुनिया को यह बात याद रखनी चाहिए कि उसने ये हमले इजराइल और अमेरिका के हमलों के जवाब में किए हैं, जबकि अमेरिका कह रहा है कि उसे इन हमलों की कोई खबर ही नहीं थी। जी हाँ, ये भी एक सच्चाई है। ये जो इजराइल ने पार्स गैस फील्ड पर ईरान के हमला कर दिया, उस पर देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर दावा किया कि इजराइल ने ईरान की गैस फील्ड पर हमला करने से पहले अमेरिका को इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं था। अब लोग सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है, इजराइल और अमेरिका मिलकर युद्ध लड़ रहे हैं, दोनों एलाइज हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप बाहर आकर ये बता रहे हैं कि इजराइल ने पार्स गैस फील्ड पर ईरान में हमला कर दिया, हमें तो पता ही नहीं था। वो इजराइल की आलोचना करते हुए ये भी कह रहे हैं कि इजराइल ने गुस्से में आकर ये हमले किए।
और अब उन्होंने इजराइल से कह दिया है कि वो ईरान की साउथ पार्स जो फील्ड है आगे से कोई नया हमला वहां पर नहीं करेगा। अब राष्ट्रपति ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि कतर का इजराइल के हमले से कोई लेना देना नहीं था और इसीलिए ईरान को कतर की गैस फील्ड पर मिसाइलें नहीं दागनी चाहिए। लेकिन ईरान डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर तो चलेगा नहीं। जब नेतन्याहू उनकी अब नहीं सुन रहे तो फिर ईरान कैसे सुनेगा? हालांकि इस चेतावनी के बावजूद ईरान ने कतर पर हमले जारी रखे। इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप का एक और नया बयान आया है। बल्कि ट्रंप अगर कहेंगे कि नहीं करना है तब तो ईरान और भी अपनी जिम्मेदारी समझ लेगा कि हमें तो ये करना ही करना है। जिस तरह की नफरत इस वक्त एंटी अमेरिकन फीलिंग ईरान में, उसमें उन्होंने कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर कतर पर फिर से हमला हुआ तो अमेरिका बड़ी सैन्य कार्रवाई करेगा और इसे अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। अब देखिए, कतर हो, ये तमाम जो खाड़ी के देश हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका ने ली थी। ऐसे में उन पर ईरान हमले करता है इजराइल के हमलों के जवाब में, तो जाहिर तौर पर उनको सामने तो आना ही पड़ेगा। पूरी दुनिया में इस बात पर बहस हो रही है कि क्या ऐसा संभव है कि इजराइल ईरान पर इतना बड़ा हमला करे और अमेरिका को इसकी खबर ही ना हो। खुद अमेरिका का मीडिया राष्ट्रपति ट्रंप की इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा। यह कहा जा रहा है कि इजराइल बिना अमेरिका को बताए ईरान पर इतना बड़ा हमला नहीं कर सकता, वो भी एक ऐसी जगह पर जहां पर कतर और ईरान दोनों के एक साथ फील्ड्स हैं, गैस फील्ड्स हैं। ये बात अमेरिका में इजराइल के राजदूत रहे डैन शेपिरो ने भी कही है। उनका दावा है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि इजराइल उन्हें बिना बताए ईरान पर एक पत्थर भी नहीं फेंक सकता। इससे यह सवाल भी उठता है कि अगर अमेरिका की जानकारी में इजराइल ने यह हमला किया तो अब राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को धमकियां क्यों दे रहे हैं? तो इसका कारण है पैसा। कतर में गैस का जो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा है, उस साम्राज्य की रीढ़ कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी तेल कंपनियां हैं। कतर में गैस का जब सबसे बड़ा भंडार मिला तब इसे विकसित करने में सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका ने ही खर्च किया। आज भी कतर दुनिया को 20% गैस की आपूर्ति करता है, तो इसमें निवेश से लेकर टेक्नोलॉजी सभी क्षेत्रों में अमेरिका उसके पार्टनर की भूमिका निभाता है। कतर के कुछ प्रोजेक्ट्स में अमेरिका की एक्सॉन मोबिल कंपनी की 25% तक हिस्सेदारी है और कतर अगर दुनिया को गैस निर्यात करता है तो अमेरिका भी इससे खूब डॉलर छापता है। अमेरिका की प्रॉफिट शेयरिंग में भी हिस्सेदारी होती है और कतर जो गैस निर्यात करता है उसका भुगतान भी दूसरे देशों से डॉलर में कराया जाता है। और यही कारण है कि इजराइल के हमलों के बाद जब ईरान ने कतर की गैस फील्ड पर हमला किया तो राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को बर्बाद करने की धमकी देने लगे। अब कतर वही देश है जो इस साल की गर्मियों में राष्ट्रपति ट्रंप को 3,500 करोड़ रुपए का एक प्राइवेट जेट गिफ्ट में देने वाला है। पुरानी बात याद आई होगी आपको। इस गिफ्ट से राष्ट्रपति ट्रंप काफी गदगद भी रहते हैं, लेकिन अब जिस तरह इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने कतर को निशाना बनाया है, उसके बाद सवाल यही है कि क्या कतर अब भी राष्ट्रपति ट्रंप को यह प्राइवेट जेट गिफ्ट में देगा या ये गिफ्ट कैंसिल हो सकता है। बहरहाल ये बाद में देखा जाएगा। लेकिन आज इस जंग का 20वां दिन है और अब भी ये जंग युद्ध विराम की बजाय इंतकाम की तरफ जा रही है। एक तरफ ईरान अपने शीर्ष नेताओं को गैस फील्ड्स पर हुए बदले का इंतकाम ले रहा है, जिसे बदले की भावना से इस वक्त वो अंधा हो गया है। दूसरी तरफ खाड़ी के मुस्लिम देश अब ईरान से इंतकाम लेने की बात कह रहे हैं और ये सबके लिए खतरे की घंटी है। इस युद्ध में पहली बार खाड़ी के सभी मुस्लिम देशों ने एक बड़ी बैठक की है, जिसका नेतृत्व सऊदी अरब ने किया है। रियाद में हुई इस बैठक में यूएई, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, इजिप्ट ने हिस्सा लिया और ईरान से कड़े शब्दों में कहा कि वो अब रेड लाइन को क्रॉस कर रहा है और इसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी खबर सऊदी अरब को लेकर आ रही है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने कहा है कि उनके देश के पास ईरान को जवाब देने की पूरी ताकत है। वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान सऊदी अरब के सब्र का इम्तिहान ना ले और अगर जरूरत पड़ी तो सऊदी अरब ईरान के हमलों का जवाब भी दे सकता है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान ने लाल सागर के पास सऊदी अरब के यानबू बंदरगाह पर हमला कर दिया है। देखिए, अगर आप सऊदी अरब को देखें तो वो रेड सी के जरिए एक ऑल्टरनेट रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा था। अब वहीं पर उसी रेड सी में बंदरगाह पर ईरान ने हमला कर दिया है। जैसे ही सऊदी अरब ने ये ऑफर किया दुनिया को कि हम आपको एक ऑल्टरनेट रूट देंगे, यानबू पोर्ट में हमारा तेल उधर से आएगा, जो कि 1200 किलोमीटर का पूरा रास्ता है, वो पेट्रो पाइपलाइन से, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से। उसके बाद हम आपको रेड सी, ये जो लाल सागर आप देख रहे हैं, इधर से रास्ता देंगे। ऊपर वाला रास्ता ईरान के नीचे है और ये नीचे इधर वाला रास्ता लाल सागर वाला ये सऊदी अरब की तरफ है। जैसे ही सऊदी अरब ने ये
ऑफर दिया, वैसे ही ईरान ने सीधा उनके यानबू पोर्ट पर ही हमला कर दिया, जो सऊदी अरब की 1200 किलोमीटर लंबी पेट्रोल लाइन को फारस की खाड़ी से लाल सागर तक जोड़ता है। कल ही ये खबर आई थी, जैसा हमने आपको बताया, इस पेट्रोल लाइन से हर दिन 50 लाख बैरल कच्चा तेल की सप्लाई सऊदी अरब शुरू कर रहा है। और ऐसा होने से सऊदी अरब को अपना कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भेजना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन ईरान की मिसाइलें लाल सागर में यानबू बंदरगाह तक पहुंच गई और इस हमले के बाद यानबू बंदरगाह में कच्चे तेल की आपूर्ति को अब रोक दिया गया है। अब अगर ईरान इन मुस्लिम देशों पर हमले जारी रखता है तो ये देश भी बहुत जल्द इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो ये युद्ध और भी भीषण रूप ले जाएगा। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि ये युद्ध क्या वाकई बड़े पैमाने पर फैल सकता है और फिर इसका क्या हाल होगा। ईरान ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जिन 6 देशों पर लगभग 4000 हमले किए हैं, 4000 हमले, उन सभी देशों के पास अच्छी खासी सेना है, हथियार है। तो हम आपको उनका ये जो गल्फ कंट्रीज है उन देशों का रक्षा बजट बताते हैं। सबसे ज्यादा है सऊदी अरब का, जो कि लगभग 6 लाख करोड़ है। उसके बाद नंबर 2 पर है यूएई, जिसका लगभग 2,18,000 करोड़। उसके बाद कतर का 1 लाख करोड़ के आसपास, 78,000 करोड़ का ओमान, 75,000 करोड़ का कुवैत, बहरीन का 9,000 करोड़ का। हमारा सोर्स है ग्लोबल फायर पावर, जिसके हवाले से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। तो आप सोचिए, इनके पास इतना बड़ा रक्षा बजट है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, ये तमाम ऐसे देश हैं जिनके पास अमेरिका की सुरक्षा की गारंटी के बावजूद अपना इतना बड़ा रक्षा बजट है। इसे ऐसे समझिए कि जब कोई व्यक्ति बॉडीगार्ड रखता है अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में, कि वो आपको सिक्योरिटी तो वो दे रहा है, वो खुद किसी से नहीं लड़ता, वो अपने बॉडीगार्ड से उम्मीद करता है कि वो उन्हें बचाएगा। ऐसा ही ये देश अमेरिका से सोच रहे हैं। इन देशों के लिए अमेरिका भी अब तक बॉडीगार्ड की भूमिका में था। इन देशों ने बाकायदा अपनी जमीन दी अमेरिकन बेस के लिए, अमेरिकी सिपाहियों के लिए, अमेरिका के चाहे वो एयर हो, नेवी हो, इन तमाम जो उनके फोर्सेस हैं उनके लिए अपनी जमीन दी इन देशों ने। लेकिन अब ये लग रहा है कि अमेरिका ईरान को रोक नहीं पा रहा है। इसीलिए ये मुस्लिम देश खुद ईरानी हमलों पर पलटवार कर सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो ये युद्ध भयंकर रूप ले लेगा। अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान को डर है कि अब अमेरिका और इजराइल ईरान की तरह पाकिस्तान पर भी हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। तुलसी गबार्ड ने अमेरिकी संसद में खुफिया विभाग की ब्रीफिंग में दावा किया है कि पाकिस्तान लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता विकसित कर रहा है और ये अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा है। दरअसल पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति वाला इस्लामिक देश है और अमेरिका इस्लामिक परमाणु ताकतों को अपने लिए खतरा मानता है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने कहा था कि अमेरिका ईरान जैसे इस्लामिक देशों को परमाणु शक्ति नहीं बनने देगा। पीट हेग्सेथ का वो बयान और इसके बाद अब तुलसी गबार्ड का पाकिस्तान को लेकर दिया गया बयान जोड़कर देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि अब पाकिस्तान की बारी है। तुलसी गबार्ड ने सेनेट में पाकिस्तान की मिसाइल क्षमताओं को लेकर चिंता जाहिर की और अमेरिका को चिताया है कि अगले कुछ वर्षों में पाकिस्तान ऐसी मिसाइलें बना लेगा जिनकी पहुंच अमेरिका तक होगी। तुलसी गबार्ड ने पाकिस्तान के साथ साथ रशिया, चाइना, उत्तर कोरिया और ईरान का भी नाम लिया। उनके मुताबिक ये सभी देश अपनी मिसाइल क्षमताओं को और ज्यादा विकसित कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस वक्त अमेरिका को करीब 3000 मिसाइलों से खतरा है, जिनकी संख्या 2035 तक 16,000 हो जाएगी। तुलसी गबार्ड ने रशिया, चाइना और उत्तर कोरिया से ज्यादा पाकिस्तान को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने सेनेट को बताया है कि पाकिस्तान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर काम कर रहा है और भविष्य में वो जल्दी ही अमेरिका तक हमला करने वाली मिसाइलें बना लेगा। सुनिए। The United States' secure nuclear deterrent continues to ensure safety in the homeland against strategic threats. However, the intelligence community assesses that Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. The IC assesses that threats to the homeland will expand collectively to more than 16,000 missiles by 2035, from the current assessed figure of more than 3,000 missiles. The IC assesses that China and Russia are developing advanced delivery systems meant to be capable of penetrating or bypassing U.S. missile defenses.
North Korea's ICBMs can already reach U.S. soil, and the IC assesses that it is committed to expanding its nuclear arsenal. Pakistan's long-range ballistic missile development potentially could include ICBMs with a range capable of striking the homeland. अभी तक पाकिस्तान की मिसाइल क्षमता आईसीबीएम के स्तर तक नहीं पहुंची है। आमतौर पर 5500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हमला करने वाली मिसाइलों को आईसीबीएम माना जाता है। मौजूदा वक्त में केवल अमेरिका, रशिया, चाइना, उत्तर कोरिया और भारत वो 5 देश हैं जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अमेरिका के पास जो आईसीबीएम है उनकी रेंज 10 से 15,000 किलोमीटर, रशिया के आईसीबीएम की रेंज 11 से 18,000 किलोमीटर, चाइना की आईसीबीएम की रेंज 11 से 15,000 किलोमीटर, उत्तर कोरिया के आईसीबीएम की रेंज 10 से 15,000 किलोमीटर और भारत की आईसीबीएम अग्नि 5 की रेंज 5500 से लेकर 8,000 किलोमीटर तक है। पाकिस्तान आईसीबीएम बनाने की कोशिशों में जरूर लगा हुआ है और अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड उसी को लेकर परेशान है। पाकिस्तान के पास अभी फिलहाल MRBM यानी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है, जैसे शाहीन 3, इसकी रेंज 2720 किलोमीटर है। पाकिस्तान अपनी मिसाइल क्षमता को विकसित कर रहा है, लंबी दूरी की मिसाइल बनाने की कोशिशों में लगा हुआ है। लेकिन अच्छी बात है कि अब अगर वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है तो अमेरिका की आंखें खुली हैं इस तरफ। तुलसी गबार्ड खुलकर ये बात वहां बता रही हैं, पाकिस्तान को खतरा बता रही हैं, वरना अभी तक तो बूट पॉलिश पीएम शहबाज शरीफ और वो जो आसिम मुनीर है वो जाकर ट्रंप के बूट पॉलिश में लगे हुए थे और लंच कर रहे थे। तो बहरहाल, जब से युद्ध का मैदान और दुनिया का ध्यान रशिया यूक्रेन युद्ध से हटकर खाड़ी देशों में आ गया है, तब से युद्ध का मैदान बदलने के साथ ही हथियार, कूटनीति सब कुछ बदल चुकी है। जिस यूक्रेन को कल तक दुनिया मदद की गुहार लगाता और यूक्रेन गुहार लगाता था, हथियारों के लिए हाथ फैलाता हुआ देख रही थी, अब वो यूक्रेन मुस्लिम देशों को सुरक्षा का मंत्र सिखा रहा है। ईरान के हमले झेल रहे सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत जैसे देशों को यूक्रेन ने बार्टर डील का ऑफर देते हुए कहा कि वो ईरान को जवाब देने के लिए यूक्रेन से ड्रोन्स ले और बदले में यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल्स दे। इस ऑफर के पीछे यूक्रेन का अनुभव भी है। यूक्रेन का युद्ध भले ही रशिया से है, लेकिन यूक्रेन में तबाही के लिए रशिया ने ईरान में बने शाहिद ड्रोन्स का भरपूर इस्तेमाल किया और इन हमलों से यूक्रेन को ऐसी तकनीक और ताकत मिली है जो अमीर मुस्लिम देशों के पास भी नहीं है। वो है कम लागत, जबरदस्त अटैकिंग डिफेंस। ईरान में बने शाहिद ड्रोन से बचने के लिए यूक्रेन स्टिंग डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। यूक्रेन द्वारा इजाद किए गए ये ऐसे इंटरसेप्टर ड्रोन्स हैं जो दुश्मन के ड्रोन को हवा में ही ढूंढकर तबाह कर देते हैं। बड़ी बात यह है कि ईरान का एक शाहिद ड्रोन 20 से 40 लाख रुपए में तैयार होता है, जबकि यूक्रेन का स्टिंग ड्रोन 1 से 2 लाख रुपए में बन जाता है। यानी एक शाहिद ड्रोन की कीमत में 20 से 40 स्टिंग डिफेंस ड्रोन्स बन जाते हैं। जबकि मौजूदा युद्ध में ईरान को ड्रोन्स का सामना करने के लिए सऊदी अरब और यूएई पेट्रियट मिसाइल्स दागते हैं, जिसकी कीमत है 30 करोड़ से 50 करोड़ रुपए, जिससे ईरान का मुकाबला करने में इन अमीर देशों की जेब खाली हो रही है। इसीलिए यूक्रेन ने इनसे कहा है कि वो उससे सस्ते स्टिंग ड्रोन्स ले और पेट्रियट मिसाइल उनको दे दे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने अपने 200 से ज्यादा एक्सपर्ट्स यूएई, कतर और सऊदी अरब में भेजे हैं। वो इन देशों को सिखा रहे हैं कि कैसे करोड़ों की मिसाइलें बर्बाद किए बिना ईरान के ड्रोन हमलों को रोका जा सकता है। वास्तव में ज़ेलेंस्की इस समय अपने लिए एक मौका देख रहे हैं। उनकी नजर मुस्लिम देशों की सुरक्षा पर नहीं, बल्कि उनसे पेट्रियट मिसाइल हासिल करने पर है जो अमेरिका ने इन देशों को दे रखी है। इसीलिए ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि वो सऊदी अरब, यूएई, कतर को तकनीक और एक्सपर्ट्स देंगे ताकि वो कम कीमत में ईरान के हमलों से अपनी रक्षा कर सके और बदले में यूक्रेन को एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और पेट्रियट मिसाइलें मिल जाएं ताकि वो रशिया के मिसाइल हमलों से अपने शहरों को बचा सके। पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट का खतरा मंडरा रहा है। पूरी दुनिया देख रही है कैसे ये युद्ध फैल रहा है और ये तमाम नेता हैं, नेशन हेड्स हैं, जिनको इस वक्त भी हथियार खेलने का शौक लगा हुआ है। कुल मिलाकर यूक्रेन सुर्खियों में बने रहना चाहता है। इस युद्ध के बाद से दुनिया का ध्यान यूक्रेन से हट गया और तेल की कीमतें बढ़ने और रशिया पर लगे प्रतिबंधों में ढील मिलने से रशिया को बहुत फायदा हुआ है, जिससे यूक्रेन को लग रहा है कि वो अपनी अहमियत खो देगा। इसीलिए वो मुस्लिम देशों को ऐसे ऑफर्स दे रहा है जिससे दुनिया में उसकी प्रासंगिकता बनी रहे, उसे मदद मांगने वाला नहीं बल्कि मदद देने वाला एक देश समझा जाए। अब आपको एक और बड़ी खबर दिखाएंगे जो संकेत दे रही है कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और जापान जैसे देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता क्लियर कराने के लिए ईरान के खिलाफ खुलकर खड़े हो सकते हैं। इन देशों ने तेल और गैस की सप्लाई रुकने को लेकर साझा बयान जारी करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, जापान के नेताओं ने कड़े शब्दों में कहा है कि ईरान द्वारा किया जहाजों और तेल गैस के ठिकानों पर हमला दुनिया भर के समुद्री व्यापार को रोकने की कोशिश है। इन नेताओं ने कहा कि ईरान जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल हमले तुरंत बंद करे, सी माइंस को हटाए। समुद्र में जहाजों की आवाजाही की आजादी अंतर्राष्ट्रीय कानून का हिस्सा है, इसे रोका नहीं जा सकता। इन देशों ने कहा कि ईरान की हरकतों से दुनिया में ईंधन की सप्लाई प्रभावित हो रही है, गरीब देशों को नुकसान हो रहा है। और ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और जापान ने संकेत दिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश करने के लिए और मदद करने के लिए भी अब तैयार है। अब आपको बताएं क्या ईरान अमेरिका और इजराइल के नेताओं का डायरेक्ट हिट करने की कोशिश कर रहा है। ये भी बड़ी खबर है। अमेरिका के सबसे सुरक्षित सैन्य ठिकानों में से एक फोर्ट मैकनेर की सुरक्षा में बड़ी सेंध लगी है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के घरों के ठीक ऊपर रहस्यमयी ड्रोन्स मंडराते देखे गए और इसको लेकर व्हाइट हाउस में खलबली मच गई है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में फोर्ट मैकनेर वो इलाका है जिसे जनरल्स रो कहा जाता है। यहाँ पे 2 ताकतवर मंत्री मार्को रूबियो और पीट हेग्सेथ रहते हैं और वहीं पर ड्रोन्स को लेकर चर्चा हो रही है। ये AI जनरेटेड वीडियो है। बुधवार की रात यहाँ जो हुआ उसने अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के सैन्य बेस के आसमान में कई अनआइडेंटिफाइड ड्रोन्स देखे गए जो सीधे इन नेताओं के आवास के ऊपर निगरानी कर रहे थे। इस खतरे को देखते हुए अमेरिका की एजेंसीज के हाथ पैर फूल गए और पहले खबर आई कि मार्को रूबियो, पीट हेग्सेथ को दूसरी जगह ले जाया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये वहीं पर रह रहे हैं। पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने फिलहाल इस पर चुप्पी साध ली है, लेकिन ड्रोन्स कहां से आए, मकसद क्या था, अभी इसकी जांच की जा रही है। आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और आजकल लोग हाथ मिलाने के लिए नहीं बल्कि ये देखने के लिए आगे बढ़ाते हैं कि आपके हाथ में ताकत कितनी बची है। नमस्कार। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल